बच्चों आज सन 2020 का फिजिक्स का पेपर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और ये हमारा अनसॉल्व पेपर है, इसी से हम सॉल्व करवाएंगे। देखिए क्वेश्चन अनसॉल्व पेपर से क्वेश्चन सॉल्व करने से फायदा क्या है, आपको ये अंदाजा लग जाता है क्वेश्चन किस हिसाब का आता है, किस लेवल का आता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सब चीज़ों की आपको जानकारी हो जाती है। इसी वजह से आप लोग अनसॉल्व को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो स्क्रीन पे शो होने लगा है दोस्तों, वो क्वेश्चन नंबर मतलब 5 नंबर में क्वेश्चन आ चुका है और हम पढ़ रहे हैं कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियमों का उल्लेख कीजिए। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स समय के साथ समीकरण ϕv = at² + bt + c वेबर के अनुसार परिवर्तित होता है। ठीक, अब कहता है कि ए बी तथा सी के मात्रक एवं बीमा ज्ञात कीजिए। यदि a = 0.3, b = 0.6 तथा c = 0.8 मात्रक हो तो t = 2 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इतना लेंथी क्वेश्चन आता है और इस हिसाब से आपको अंदाजा लग जाएगा क्वेश्चन किस हिसाब का आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, हम अभी बताएंगे मौखिक रूप से, उसके बाद स्क्रीन पे शो होने लगेगा बाकायदा जैसा हम बताएंगे। तो आप आंसर कैसे देंगे, तो आप सबसे पहले यहाँ पर पहली हेडिंग लगाएंगे और आप लिखेंगे कैसे, मौखिक रूप से बता रहे हैं और उसके बाद स्क्रीन पे शो होने लगेगा जैसा हम बोल रहे हैं। आप लिखेंगे कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी निम्नलिखित 2 नियम हैं। हेडिंग नंबर 1 लिखेंगे प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है कि जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि ये आपको मतलब हम पढ़ा भी चुके हैं कि जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यानी जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो हमेशा याद रखना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और जिसका मान प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। पहला नियम क्या है जिससे सुनना कि जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और जिसका मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक, ये आपका पहला नियम हो गया। उसके बाद लिख देंगे E = -d∅v/dt। यदि फेरों की संख्या n हो तो E = -n⁵v/dt। ठीक, हम लिख के भी दिखाएंगे, अभी हम बता रहे हैं आपको मौखिक रूप से। उसके बाद डालना दूसरा नियम यानी द्वितीय नियम। द्वितीय नियम बच्चों लेंज का नियम कहते हैं, द्वितीय नियम को हम लेंज का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम क्या है कि जब किसी परिपथ से प्रेरित विद्युत वाहक, जब किसी परिपथ में प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो उसकी दिशा हमेशा ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे हम लेंज का नियम भी कहते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले इन दोनों नियमों को लिखकर दिखाएंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या है, इसकी सहायता से इस इक्वेशन की सहायता से ABC के मात्रक एवं बीमा ज्ञात करना। ठीक, तो सबसे पहले हम आपको डेफिनेशन लिख के दिखा रहे हैं, तो आप लिख लेना। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के निम्नलिखित जो नियम जो हमने बताए थे वो स्क्रीन पे शो होने लगे हैं, आप इनको नोट कर लेना। पहला नियम क्या है कि जब किसी परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल E = -d∅v/dt, इसे E से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और लिख सकते हैं कि यदि फेरों की संख्या n हो, यदि आप चाहो तो लिख देंगे कि यदि फेरों की संख्या क्या हो, n हो तो बन जाएगा -n⁵v/dt। अगर फेरों की संख्या n हो तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, द्वितीय नियम क्या है कि किसी परिपथ से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर पे आप लिखेंगे कि इक्वेशन ϕv = at² + bt + c की सहायता से ABC के मात्रक एवं बीमा ज्ञात करना। ठीक, अगली हेडिंग हमारी ये रहेगी। तब हमारा धीरे धीरे मतलब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे हेडिंग बाय हेडिंग, तब हमारा नंबर हमें अच्छे मिलेंगे। तो बढ़ते हैं, तो अगली हेडिंग हम लगाएंगे बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स समीकरण ϕv = at² + bt + c वेबर से A, B और C के मात्रक एवं बीमा ज्ञात करना। इस इक्वेशन से हम इनके बीमा मात्रक एवं बीमा ज्ञात करेंगे। तो जरा ध्यान से देखना बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें पता है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, लेकिन बच्चों वेबर की सहायता से हम ABC के मात्रक नहीं फाइंड कर सकते, इस चीज को आप याद रखना।
मात्रक तो हम फाइंड कर सकते हैं, और लेकिन बीमा तो किसी हाल में नहीं फाइंड कर सकते। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका दूसरा यूनिट देखेंगे। बच्चों देखिए, एक सूत्र होता है चुंबकीय फ्लक्स φv इक्वल टू bA। हम ये समझो हम इसे रफ कार्य में कर रहे हैं। ठीक, आपको दिखा रहे हैं करके, φv इक्वल टू bA होता है, तो हमें b का यूनिट पता होना चाहिए। लेकिन याद रखना आप लोग, b बराबर क्या होता है, एक फार्मूला होता है बच्चों, टाउ इक्वल टू mb। आपने पढ़ा होगा टाउ इक्वल टू mb। टाउ क्या है, बलागुण, m क्या है चुंबकीय गुण, b क्या है चुंबकीय क्षेत्र। अगर यहाँ से हम b की वैल्यू निकालूं तो बच्चों बनेगा टाउ अपॉन m। तो देखिए टाउ क्या, बलागुण, जिसका मतलब होता है बच्चों न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर। ठीक, m क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का बच्चों मतलब होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि बच्चों m बराबर होता है IA, तो I का मतलब एम्पियर और एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय आघूर्ण का मतलब एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। देखिए 1 मीटर से मीटर ये कट जाएगा, तो हमें जो b का यूनिट बच्चों मिलेगा वो मिलेगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ऊपर लिख रहा है, आपको दिखाई नहीं देगा। हमें b का यूनिट बच्चों मिलेगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक, और हमें किसका चाहिए, φv का। तो जो एक चीज देखना ध्यान से, b का यूनिट हम निकाल चुके हैं। क्या यूनिट निकल के आया है, न्यूटन प्रति एम्पियर इनटू मीटर। और अब इनटू क्या है, एरिया का बच्चों यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक, एक ये मीटर से मीटर कट गया, तो बचा क्या, न्यूटन इनटू मीटर अपॉन एम्पियर। ठीक, क्या बचा, न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर, यानी न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। तो φv का बच्चों जो मात्रक बना न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। तो अब एक चीज अगर बीमीय विश्लेषण की समानता के अनुसार क्या होता है कि जो यूनिट φv का होगा बच्चों वही यूनिट AT स्क्वायर का होगा, और जो यूनिट φv का होगा वही यूनिट BT का होगा, वही यूनिट CT का होगा, सॉरी C का होगा। तो अगर हम लिखना चाहें बच्चों, हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे AT स्क्वायर का मात्रक इक्वल टू φv का मात्रक। ठीक, इस चीज को हमने बच्चों रफ कार्य में लिखा, इसे आप याद रखना, ये रफ कार्य में समझाने के लिए हमने लिखा। अब देखिए AT स्क्वायर का मात्रक बराबर φv का मात्रक, φv का हमने मात्रक बच्चों निकाला है। क्या निकल के आया है, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। अब देखिए t क्या है, टाइम। t क्या है, टाइम का बच्चों मात्रक होता है सेकंड। तो अगर हम a की वैल्यू निकालूं बच्चों, अगर हम i की वैल्यू निकालूं तो a बराबर जो t स्क्वायर यहाँ से हटेगा, इधर अपान में आएगा, तो समझो t का मात्रक सेकंड होता है। हम अगर t का मात्रक सेकंड रखें तो अपान में इसका यूनिट ही रखेंगे सीधे। तो हम लिख देंगे न्यूटन मीटर अपान एम्पियर, तो पहले से ही था। ठीक, अब बच्चों t का मात्रक क्या होता है, सेकंड, t पर स्क्वायर, तो मात्रक आ जाएगा अपान में सेकंड स्क्वायर। तो जो एक चीज याद रखना, हम कह सकते हैं कि a का हमारा जो मात्रक मिला, यूनिट जो हमें मिला है वो मिला है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये बच्चों हमें क्या मिला है, a का मात्रक यानी यूनिट मिला है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन ये कहता है कि हमें बीमा भी फाइंड करनी है, तो बीमा हम कैसे निकालेंगे देखना जरा ध्यान से बच्चों। हमें बीमा भी फाइंड करनी है, तो हेडिंग आप लगा देंगे अगली, एक ही बीमा। तो कैसे बीमा निकालेंगे, देखिए ऊपर है, यहाँ से चाहे आप देखो न्यूटन मीटर, न्यूटन की बीमा यानी न्यूटन बल का मात्रक होता है, तो बीमा हो जाएगी MLT-2। ठीक, मीटर इसकी बीमा L हो जाएगी, एम्पियर A हो जाएगी इंटू सेकेंड स्क्वायर यानी T स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब देखिए इसकी पावर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ML² T-2
और ये चीज़ जब नीचे से ऊपर जाएगी तो बच्चों ये हो जाएगी a की पावर -1 और t की पावर -2। अगर हम इन्हें एक ही ब्रैकेट में क्लोज करें तो ml² t-2 इसके साथ हम अगर इसे लिखेंगे t की पावर हो जाएगी -2 - 4 और a की पावर बच्चों -1। ये बच्चों क्या निकल के आए, a की बीमा निकल के आएगी। अब इसी टाइप से बच्चों हम b की बीमा निकालेंगे। तो सबसे पहले b का यूनिट निकालेंगे, फिर b की बीमा निकालेंगे। ठीक, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों इसके बाद लिखेंगे b की बीमा, b का मात्रक एवं बीमा। ठीक, तो हम यहाँ लिख देंगे विधि के अकॉर्डिंग यानी bt का मात्रक वही होगा बच्चों जो phi v का मात्रक होगा, phi v का मात्रक। ठीक, यानी bt का मात्रक इक्वल टू बच्चों phi v का मात्रक हमने क्या निकाला था, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। ठीक, अब t इंटू में है, t यहाँ से हटेगा, t का मात्रक बच्चों सेकंड होता है, तो ये इंटू वाली चीज अपान में आएगी। तो अगर हम b बराबर निकालें यानी b का अगर मात्रक निकालें बच्चों तो b का मात्रक क्या बनेगा, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, और इस t का मात्रक सेकंड होता है यानी सेकंड सीधे हम मात्रक ही लिख देंगे अपान सेकंड। ठीक, तो हम चाहो तो बच्चों इसे ऐसे लिख सकते हैं, b का मात्रक इक्वल टू न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर सेकंड। ठीक, ये इसका मात्रक। अगर हम इससे की बीमा निकालें तो लिख देंगे b की बीमा। बीमा बच्चों कैसे निकालेंगे, तो देखिए न्यूटन mlt-2 मीटर L एम्पियर A सेकंड T। ठीक बच्चों, ये बन जाएगा ml² t-2 अपान है a की पावर -1 t की पावर -1। तो ये हमें क्या मिलेगा, v इक्वल टू ml² t की पावर -1 - 2 तो -3 और a की पावर -1। ये बच्चों बीमा निकल आएगी b की। ठीक, अब हम आप c का मात्रक एवं बीमा निकालेंगे। अब बच्चों बढ़ते हैं c का मात्रक एवं बीमा। तो लिखेंगे c का मात्रक वही होगा जो बच्चों phi v का मात्रक होगा, c का मात्रक इक्वल टू phi v का मात्रक। ठीक, और phi v का मात्रक हम लिख चुके हैं, क्या लिख चुके हैं बच्चों, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। ठीक, यानी c का मात्रक बच्चों क्या हुआ, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। ठीक, अगर हम बीमा की बात करें बच्चों तो बीमा हम कैसे लिखेंगे, न्यूटन की बीमा बच्चों mlt-2 मीटर L एम्पियर यानी A। तो ये बन जाएगी ml² t-2 a की पावर -1। अगर हम एक ही ब्रैकेट में क्लोज करें तो बच्चों मैंने कहा ml² t-2 a की पावर -1। ये c की बीमा हो गई। इस टाइप से बच्चों हमने a b c के मात्रक एवं बीमा फाइंड किए। उसके बाद क्वेश्चन कहता है दूसरे नंबर में, कहता है कि क्या नाम, यदि एक a b c की उसने वैल्यू दे दी है तो कहता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो बढ़ते हैं उसी टॉपिक की ओर। तो अगला हमारा पॉइंट है, कहता है कि a इक्वल टू 0.3 b इक्वल टू 0.6 तथा c इक्वल टू 0.8 मात्रक हो तो t इक्वल टू 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। तो बच्चों जरा ध्यान से देखना, अभी क्वेश्चन नंबर वही चल रहा है। ठीक, याद रखना, तो इसीलिए आपको अंदाजा लग जाएगा क्वेश्चन कैसा आता है। अभी वही आंसर चल रहा है। हम इसका करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। हम t के साथ इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये बनेगा d पाई b अपॉन dt।
और बच्चों ये हो जाएगा 80 स्क्वायर का हो जाएगा 280, बी टी का 1 हो जाएगा यानी बी इंटू 1 और सी का बच्चों 0 हो जाएगा। अब एक चीज याद रखना d5 dt चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर बच्चों क्या कहलाती है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या कहलाती है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब हम एक ही जगह पर वैल्यू पुट करेंगे कितना 0.3 और टी की जगह पर बच्चों पुट करेंगे 2। उसी टाइप से बच्चों हम बी की जगह पर पुट कर देंगे 0.6। तो ये हमें मिल जाएगा 2 दूनी 4 3 12 यानी 1.2 0.6 हम ऐड करें तो आंसर आएगा 1.8 वोल्ट। ठीक 1.8 वोल्ट। अब बच्चों हमारा इसका आंसर कंप्लीट हुआ। इतना लेंथी क्वेश्चन आता है तो आपको अंदाजा लग गया होगा तो एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का आता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और वो क्वेश्चन बच्चों 3 नंबर में आ चुका है, 3 नंबर में पूछा गया है। तो बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर शो होने लगा जो कहता है कि एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धआयु 35 वर्ष है। यदि आज इसमें 4 × 10⁶ परमाणु हैं तो कितने वर्षों पश्चात परमाणुओं की संख्या 0.5 × 10⁶ रह जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में आ चुका है बच्चों। तो देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करना, लिख देना गिवन दैट। ठीक अर्धआयु 35 वर्ष। याद रखना बच्चों अर्धआयु को रिप्रेजेंट किया जाता है टी हाफ से। क्या लिखना? अर्धआयु टी हाफ इक्वल टू 35 वर्ष। ठीक आधी आयु तो टी हाफ शो करेंगे हम। उसके बाद यदि आज इसमें 4 × 10⁶ परमाणु यानी ये प्रारंभिक परमाणु है बच्चों। यदि आज इसमें स्टार्टिंग वाले तो हम इसे n0 कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? n0 इक्वल टू 4 × 10⁶ परमाणु। कहता है कितने समय बाद परमाणुओं की संख्या इतनी रह जाएगी। तो हमने माना कि कैपिटल टी समय बाद परमाणु टी समय बाद परमाणु n इक्वल टू 0.5 × 10⁶ रह जाएंगे। तो जो एक फॉर्मूला होता है इस चीज को आप याद रखना क्या होता है। देखिए आप लोग 2 फॉर्मूला लगाएंगे। एक तो बच्चों फॉर्मूला होता है n इक्वल टू n0 1/2 की पावर n। n क्या है? परमाणुओं की n0 परमाणु की प्रारंभिक संख्या। n क्या है? कुछ समय बाद विघटित होने के बाद परमाणु जितने बचते हैं उनकी संख्या। और n क्या है? अर्धआयु कालों की संख्या। ठीक बच्चों एक तो ये फॉर्मूला होता है और एक फॉर्मूला में लगाएंगे कैपिटल टी इक्वल टू nt हाफ। ठीक इन 2 फॉर्मूला से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे n इक्वल टू n0 1/2 की पावर n। ठीक n की जगह पर बच्चों आएगा 0.5 × 10⁶ और ये आएगा 4 × 10⁶ 1/2 की पावर n। इससे कैंसिल हो जाएगा तो 0.5/4 1/2 की पावर n। ठीक हम पॉइंट हटाएंगे नीचे 40 बन जाएगा 1/2 की पावर n। 5 सेकंड 5 5 40 यानी 1/8 1/2 की पावर n बन जाएगा बच्चों। अब 1/8 को हम लिख देंगे 1/2 की पावर 3 यानी 1/2 की पावर n। यहाँ पर लिख देंगे कंपेयर करने पर यानी तुलना करने पर देख रहे बच्चों नीचे का बेस समान है तो n बराबर 3 यानी अर्धआयु कालों की संख्या बच्चों कितनी आ गई 3। अब हमें फॉर्मूला लगाना है ये वाला। ठीक टाइम पूछ रहा है तो हम लिख देंगे इसलिए t इक्वल टू n × t हाफ। ठीक बच्चों अब n की वैल्यू क्या है 3 t हाफ कितना है 35 तो आंसर आएगा 35 × 105 यानी 105 वर्ष बाद ठीक परमाणु संख्या 0.5 × 10⁶ रह जाएगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कुछ ही दिनों बाद बच्चों हम लाइव पढ़ाना स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी कनेक्टिविटी में थोड़ी प्रॉब्लम है मेरे यहाँ पर और हम उस समस्या को सॉल्व कर रहे हैं धीरे धीरे। और जब हमारी वो समस्या सॉल्व हो जाएगी तो मेरे समझ से 7-8 दिन बाद हम लाइव आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप
जुड़ जाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।